जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी इस वीडियो की वो तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की इसमें। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में कक्षा 9 गणित के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसको अभी ध्यान में नहीं देना, ये गलत आ गया, ठीक है। तो वार्षिक परीक्षा 2025 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन क्वेश्चन को देख लेना है, तो आपने करना अच्छे से तैयारी कर लेनी इनकी। आज की वीडियो में, इस वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास हम कराएंगे, और उससे आगे क्या कहते हैं बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 50-60 क्वेश्चन करा देंगे हम मैथ के, जिसमें आपको क्या है, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम, आपके भी जो एग्जाम में होम बोर्ड है उसके लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं स्टार्ट। कक्षा 9 का जो पहला क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट आपका, ये देख लीजिए। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। कई बच्चों को इसके बारे में पता होगा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। मैं आपको बता दूं चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। चतुर्भुज ये आपका इस प्रकार की आकृति क्या है, कोई भी हो चतुर्भुज कहलाती है। इसमें चार भुजाएं हो, चार लाइनों से की बनी बंद आकृति को कहते हैं चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका जो प्रत्येक कोण होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होता है आपका, ये सारे कोण कितने होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं, ठीक है। ये कोण 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। चारों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 चौको 36, 360। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या है, 360 डिग्री, ठीक है। 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ग हो गया, ठीक है। 360, इसको हम करते हैं बॉक्स बना देते हैं इसमें, ये हमारा क्या राइट हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, समझ में आ चुका है इतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंकु का आयतन होता है, ठीक है। शंकु का आयतन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है, शंकु का आयतन आप लोगों को याद होगा, देखिए क है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ख पाई आर स्क्वायर एच, गौ पाई आर एल, और गौ है 2 पाई आर एच। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपने सूत्र याद किया होगा, ये आपने नोट कर लेना, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का है, शंकु किस प्रकार का होता है, शंकु मैं दिखा देता हूँ आपको। शंकु बनेगा आपका इस प्रकार से, शंकु रहेगा, ठीक है। ये शंकु होता है, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शंकु भी आपको समझ में आ गया। अब इसमें शंकु को मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। त्रिज्या ये होती है, देखो ये पूरा व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसकी आधी यहाँ से लेके, केंद्र से लेके आधी, ठीक है। यहाँ से अगर हम लाइन खींचते हैं सीधी, तो ये आपका क्या है, ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ये जो लाइन है तिरछी लाइन, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। और ऊंचाई की बात अगर करी जाए, एच जो है, एच हमारा ये सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो ये सीधी लाइन को क्या कहते हैं, हम एच कहते हैं। ये हमारा एच, मिनट बैक कर लेते हैं, ठीक है। ये आर, आर त्रिज्या को कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और ये जो है एल, तिर्यक ऊंचाई, ये एल है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ये है हमारा शंकु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी के साथ डिटेल में समझेंगे। ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, इसलिए सारे ऑप्शन को नहीं समझा रहा हूँ, मेन मेन ऑप्शन जो आपके वो समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाते हैं, आपने ग्राफ बनाए हैं कई बार, ठीक है, आपने ग्राफ बनाए हैं इस प्रकार। जब ग्राफ बनाते हैं हम, ये सीधी लाइनें हैं दो, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो ये होते हैं, यहाँ पर ये मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। ये मूल बिंदु कहलाता है। तो इसमें एक्स अक्ष, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूल बिंदु है, ये इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स पे भी क्या है, जीरो चल रहा है, और वाई पे भी जीरो चल रहा है। तो इसलिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0, 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। मूल बिंदु के निर्देशांक हमारा क्या हो जाएंगे, एक मिनट सॉरी, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, घ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 0, 0। ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन। यहाँ तक समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इस तरफ होगा, अब देखो ये चतुर्थांश कहते हैं, इसको कहते हैं, ये भी बता दो साथ में, चतुर्थांश हुआ है ये फर्स्ट कहता है, सॉरी, एक मिनट,
जो ये चतुर्थांश है ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, ठीक है। ये ऊपर आएगा इस प्रकार से, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश। ये हमारा सेकंड है, शॉर्ट में लिख देंगे आप। ये थर्ड होता है हमारा, और ये फोर्थ, ठीक है। तो जो इसके निर्देशांक होते हैं ये होते हैं प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ जो भी संख्या आएगी वो दोनों क्या होंगी, प्लस में होंगी। एक्स का मान भी प्लस में होता है, वाई का मान भी प्लस में होता है। इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, देखो एक्स का मान देखो इस तरफ माइनस में है, ये माइनस में होता है। यहाँ एक्स का मान इधर माइनस जाएगा, वाई का मान प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एक्स का मान लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे उसके होंगे माइनस एक्स, तो सॉरी माइनस कॉमा प्लस, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले का प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे में देखिए, तीसरे की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। और जो फोर्थ होगा उसका होगा प्लस कॉमा माइनस। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स एक्स में चलेंगे तो हम प्लस में रहेगा, वाई लेकिन माइनस में रहता है, ठीक है। तो इस एरिया में जितना भी आएगा, देखो इस एरिया में यहाँ जो भी आएगा उसका जो निर्देशांक होगा, मैं अभी इसके लिखे हैं ये मूल बिंदु, ठीक है। बाकी क्या है, ये इस एरिया में जो भी आएगा उसका जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस कॉमा माइनस, एक्स का मान प्लस में होगा, वाई का मान माइनस में होगा। इसी प्रकार पहले में क्या होगा, दोनों प्लस होंगे, एक्स का मान भी प्लस में होगा, वाई का मान भी प्लस में होगा। अर्थात अगर इसकी बात करूँ मैं 1,1, तो ये किस में आएगा हमारा, प्रथम चतुर्थांश में। उसका 0,-1, जीरो किसका, एक्स में है, तो इसका मतलब 0,-1, तो 0,-1 किस में लेंगे, वाई का मान माइनस में है, तो वाई का मान देखो किस में है, आपका ये आ जाएगा चौथे वाले चतुर्थांश में, ठीक है। इसी बार 1,0, 1,0 फिर से कहाँ आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है। क्लियर हो गया, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी अब, ठीक है। इसी के साथ बढ़ता हूँ आगे। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट लगे आपको या समझने में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे आपके वीडियो और डिटेल में बना दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। अब आपको इसमें से परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। परिमेय संख्या वो होती है जिनका पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब देखो परिमेय संख्या, देखो पाई क्या है, 22/7 के रूप में लिखते हैं आप इसको, ठीक है। इसको 22/7, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार आता है, पाई का दशमलव प्रसार आता है हमारा 3.14 डॉट 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 चलता रहता है, ठीक है। और ये तो है ही, दिखा रखा है अशांत आवर्ती में है। ये 1/3 है, इसको भी भाग देंगे तो क्या आएगा इसका, देखो 0.333 ऐसे चलता रहेगा, तो इससे काम बनेगा नहीं, ठीक है। 3030 चलेगा। तो ये तीनों क्या है, ये तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जो वर्गमूल करेंगे, 256 का वर्गमूल होता है 16, कितना होता है, 16 होता है। 256 का वर्गमूल क्या होता है, 16 होता है। तो इसका क्या कर देंगे, सिंपल 16 होता है। और 16 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। 16 क्या है, परिमेय, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अगर ये होती कोई अभाज्य संख्या, ये अगर अभाज्य संख्या होती तो ये क्या कहलाती, ये अपरिमेय कहलाती। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि √ 256 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, अब बताना है आपको पूर्ण वर्ग कौन सा है, ठीक है। पूर्ण वर्ग कौन सा, देखो 7, 7 का अंडरूट करेंगे तो नहीं हो सकता पूर्ण वर्ग। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, इसका अंडरूट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है तो अंडरूट करेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा बाहर, आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा राइट, वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का करेंगे तो अंडरूट एक्स हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी, अंडरूट एक्स हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग बताना, इसका भी ये देखो, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि दो अंडरूट, दो तो बाहर है, लेकिन बाकी √2 है, तो ये भी नहीं है। तो क्या है हमारा जो राइट है वो क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है, ठीक है, पूरा पूरा वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर को √x स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया, ठीक है, एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्या है, पूर्ण वर्ग, ठीक हो गया, पूर्ण वर्ग है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सीधे गुणा किए बिना इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है, क्या करना है, 98 गुणा 102। ठीक है, तो ये 100 से काउंट करेंगे। देखिए 100 से कितना कम है, 2 कम है। 100 माइनस, एक मिनट रुको, सॉल्यूशन। 98 गुणा 102 है। तो 98 को मैं लिख सकता हूँ क्या, समझाते हुए चलूंगा पूरा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ। 98 माइनस 2 कर देंगे, और 102 को क्या कर देंगे, सॉरी 100 माइनस 2 करा तो 98 हो गया, और 102 करेंगे 100 प्लस 2। अब इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, 98 98 गुणा 102 को 100 माइनस 2, ब्रैकेट इधर ब्रैकेट करा 100 प्लस 2। अब देखो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आपको पता है सबको। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखिए हमारा ये फॉर्मूला जो बन रहा है, ये फॉर्मूला हमारा ए माइनस बी कहेंगे, और ए प्लस बी, पता है आपको। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर, ए का ए की जगह क्या 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर दो, माइनस बी कितना है, देखो बी हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, बस आ गया आपका आंसर। 100 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 100 का स्क्वायर 1 लिखा, डबल जीरो है तो डबल जीरो का स्क्वायर करेंगे, डबल जीरो फिर डबल जीरो लिख देंगे, सिंपल। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है अभी तक। बस अब क्या करना, आपने घटा देना है। सिंपल क्या करेंगे, घटाना आता ही है आपको, ना- हासिल लेते जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, बाकी यहाँ 9 9 9। ठीक है 9, क्योंकि यहाँ से एक कम हो गया, फिर यहाँ से भी कम हुआ था तो 9, और यहाँ 10 से कम हुआ तो 9, तो ये हो जाएगा 9,996, क्योंकि 10,000 में से 4 घटाएंगे तो 9,996 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए इसके बाद देखिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका लाइक ही हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे अच्छा खासा प्यार दिया अपना, तो ही आपको क्या है, नेक्स्ट वीडियो इस प्रकार की मिलेगी, और सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना, अच्छे से वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी क्या हो, वीडियो मिल सके, और वो भी अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें, अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चित्र नहीं दिया है, संलग्न चित्र में एक्स का मान बताइए। ठीक है, चलो मेरे पास चित्र है, मैं बता देता हूँ कैसा है। सिंपल, हमने क्या करना है, एक चित्र क्या दिया हुआ है, एक सीधी लाइन दी गई है, और उसमें इस प्रकार से एक एंगल दिया हुआ है, और इस एंगल की जो वैल्यू है, इस एंगल की वैल्यू है 5x। ठीक है, कितनी है, 5x, ये क्या है। तो हमें क्या करना है, x का मान बताना है। ठीक है, और इसको क्या कह दिया इसने, x कह दिया। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना इजी है हमारे लिए। सिंपल क्या करेंगे हम, देखो x का मान निकालने के लिए, ये सीधी रेखा है, हम जानते हैं ये क्या है, एक सीधी रेखा। कौन सी, ये एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा पे बने हुए सभी कोणों का योग कितना होगा, ये टोटल क्या होगा, ये होगा टोटल 180। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, सिंपल, इसलिए एंगल 5x, सिंपल लिखेंगे एंगल 5x प्लस एंगल x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टोटल, 180। बस अब जोड़ दो, 5x और एक x कितना हो गया, 6x हो गया। 6x कौन है तो ये हो जाएगा, अगर कौन ना भी लगाना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग कौन हटा देते हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, बराबर कितना, 180। अब 6 गुणा में है तो बटे में ले आएंगे, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो 180 बटे 6। ठीक है, तो काट दो इसको आराम से, इससे कटेगा 6 से काट दो, 6 कम से 6 तियाँ 18, जीरो का जीरो। एक्स का मान कितना आ गया, देखो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, 30 अंश। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया, 30 अंश, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक हो गया, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी नहीं होगा। कोई भी डाउट लगे कमेंट कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई
12 सेंटीमीटर है। तो सिंपल हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई, या लंबाई ना के आधार गुणा ऊंचाई कह दो, यहाँ पे आधार दिया ना, तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। तो आधार कितना है? आधार 5 सेंटीमीटर है, तो गुणा 5 गुणा ऊंचाई कितनी है? 12। ठीक है, काटना आपको आता है अच्छे से, काट दीजिए। 2 से 2 छिंग 12, बचा कितना? 5 × 6, 5 × 6, 6×5 = 30। अब क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किस में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है ना, भुजा सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, 30, रेड पेन से लिखते हैं, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, तो ये एक काम करना था हमने। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, सरल रेखा दी है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या को ले लो, कुछ नहीं करना है आपने। इस ये आपका सीरियल में ही दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 10 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सिंपल, बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा हमारा कितना? 10। सबसे बड़ी संख्या ले लेनी है, सीरीज में जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी उसको ले लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट या परेशानी नहीं? एक बार फिर से बोला, अभी भी सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। अर्धवृत्त पर बने कोण की माप होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अर्धवृत्त पर बने कोण की माप होती है। अर्धवृत्त क्या होता है? देखो पहले अर्धवृत्त समझ जाइए आप, फिर उसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना, देखिए ये आपके दो अर्धवृत्त हैं। ठीक है, तो एक अर्धवृत्त को मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये आपका क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त है। क्या है ये? अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में जो ये रेखा है, इसको हम त्रिज्या कहेंगे। कहाँ है? एक मिनट, यहाँ से लेके एक लाइन खींचोगे यहाँ तक, ये इसका व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो जो इस पे जो कोण बन रहा है, देखो अब ये कोण बन रहा है कितना? इससे पूरा कोण बन रहा है ना, इस प्रकार से पूरा बनेगा तो 360, आधा बनेगा तो इसका आधा। ठीक है, तो ये कितना है? अर्धवृत्त पर बने कोण की माप कितनी होती है? अर्धवृत्त पर बने कोण की माप होती है 180 अंश। कितनी? 180 अंश। मैं यहाँ लिख दूंगा, ये पूरा ऐसे लिखेंगे, माप 180 अंश होती है। ठीक है, क्या होती है? 180 अंश होती है, 180 अंश अर्धवृत्त पे बने कोण की माप। ठीक हो गया? क्लियर है? कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं है? चलिए फिर बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√5 + √2 का परिमेयकरण कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, क्या है? इसका परिमेयकरण करना है। तो देखो क्या है, परिमेयकरण करने के लिए सिंपल क्या करना होता है? कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल ये लिखना है, √5 + √2 है, तो गुणा करेंगे। जो यहाँ प्लस में देखो, हर में जो है, हर में ये है √5 + √2, यहाँ √5 - √2 से गुणा कर देते हैं। हर का परिमेयकरण जब भी कहेगा तो ये बस ये बीच में जो चिन्ह है, देखो ये वाला चिन्ह बदल देना आपने। कौन सा? ये प्लस का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना, सिंपल रहेगा। ठीक है, वैसे माइनस में माइनस ही रहता है, कोई चांस नहीं है करने का चेंज। ये है आपका प्लस का, माइनस कर देना आपने। चलो बढ़ते हैं आगे। मैं क्या करूँगा, मैं इसका कलर चेंज करूँगा पहले, उसके बाद √5 - √2 अपॉन √5 - √2। ठीक है, इसी से गुणा, इसी से भाग करेंगे, चिन्ह बदल कर। ठीक है, हर से
हर का चिन्ह बदलेंगे और उसका उससे गुणा उससे भाग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, गुणा कर दो, सिंपल गुणा तो आपको आती है, तो √5 की 1 से होगी तो √5 आएगा, माइनस √2 की 1 से होगी तो √2 आएगा अपॉन। अब देखो इनकी करेंगे तो क्या होगा, देखो a प्लस बी, फिर से 1 मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको सुविधा हो समझने में क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये a है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, कौन सा कलर ज़्यादा चलता है, नहीं इसका चाहिए, इसको चेंज कर लेते। देखो क्या होगा, a √5 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस b बन रहा है √2। इसी प्रकार यहाँ पे a √5 को a कहेंगे माइनस b, तो क्या बनेगा a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, याद होगा ही वैसे भी आपको, ठीक है। तो ये, तो बस फिर हमने क्या करना है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस इसके बाद बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर। बस यहाँ तक समझ में आ गया। बस अब क्या करना है, हमने इसको हल कर देना है, √5 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा, बटे में क्या होगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √ से स्क्वायर कट जाएगा, 5 बचेगा, माइनस √ से स्क्वायर हट जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसमें से 5 में से 2 हटाना तो आपको आता ही है अच्छे से, ठीक है। तो √5 माइनस √2 बटे कितना, 5 में से 2 घटाया आपने तो आया आंसर 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे जहाँ तक है, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ। अगर सवाल बदल भी जाता है, संख्या बदल भी जाती है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है। एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद दोबारा क्या प्रैक्टिस कीजिए साथ में, ठीक है। चलो अब क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रायिकता से है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता होगी, ठीक है। सिक्का आप जानते हो, सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल जानते हो आप, हेड और टेल, ठीक है। इसको चित्त और पट कहते हैं, ठीक है, चित्त, चित्त और पट, ठीक है, दो होते हैं, हेड और टेल कहते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, आप सिक्का एक बार उछाल ले, हवा में उछाला और नीचे गिरा तो क्या आएगा, सीधी सी बात है। परिणाम कितने हैं टोटल, हेड और टेल दो परिणाम है, ध्यान दीजिए, दो परिणाम है। तो जो जितने परिणाम होते हैं, कुल परिणामों की संख्या को हमेशा नीचे लिखते हैं। और हेड कितने बार आ सकता है भैया, एक बार उछालूंगा तो, आपने क्रिकेट खेला है, कुछ भी करा है, आप जब सिक्का उछालते हैं तो आपके सामने एक बार में एक ही तो आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आने की संभावना कितनी है भैया, हेड है कितने, एक हेड है तो एक ही आएगा। टोटल परिणाम कितने हैं, दो हैं, क्यों, कुल परिणाम टोटल कितने, हेड और टेल मिला के दो हैं, दो पहलू हैं, दो दो साइड होती हैं उसकी, सिक्के की, ठीक है, सिक्के की दो साइड होती हैं। तो आपको पता है कि भैया हमारे पास दो पहलू हैं, तो कुल परिणाम को जब कहा जाएगा, फॉर्मूला लिखा देता हूँ पहले, प्रायिकता बराबर, ठीक है, एक मिनट, ठीक ना, ठीक है, प्रायिकता बराबर होता है कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है, परिणाम संभव कह सकते हैं आप, ठीक है, बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। यहाँ पे संभव लिखो, कुल मत लिखो, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ये लीजिए, सरल, जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके बताएंगे हम, ठीक है। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक हो गया। तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम कर दिया। अब संभव परिणाम मैंने अभी बताया आपको, हेड और हेड कितना होता है, एक होता है, टेल कितना होता है, एक होता है। तो सिंपल, हेड आने की संभावना कितनी है, एक बार उछलने पर एक आ सकती है। और कुल परिणाम कितने, हेड और टेल दोनों को जोड़ दो, एक साइड दो साइड, तो कितनी साइड होती, टोटल दो साइड होती, एक बटे दो हो जाएगी, ठीक है। तो सिक्के को जब भी उछाला जाएगा तो हेड आने की, अगर यहाँ पे चित्त की जगह पट आने की बोल दिया जाए, ये चित्त आने की है, ठीक है, क्या है, चित्त आने की प्रायिकता, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चित्त, ठीक है, चित्त आने की प्रायिकता। अगर अब पट की बात कर दी जाए, पट आने की प्रायिकता की बात कर दी जाए, ठीक है, अगर पट आने की प्रायिकता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे मैं पी एच कर दे रहा हूँ, पी एच का मतलब हेड, और ये पी टी कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूँ। तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, कुल संभव परिणाम कितने भैया, टेल भी तो एक ही है आपका, टेल एक है,
और कुल परिणाम कितने भैया, हेड और टेल दोनों को मिला दो, एक और एक दो होता है, तो दो आ जाएगा, तो इसका परिणाम भी क्या होगा, ये हो जाएगा पट आने का। ठीक है, चित और पट। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। आपको कोई भी डाउट या परेशानी लगती है तो क्या है, कमेंट की। ठीक हो गया, आगे बढ़ता हूँ, इसी के साथ एक और क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो में। देखिए क्या कह रहा है, 3x² माइनस एक्स प्लस 4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड करना है, बहुत ईजी है। द्विघात बहुपद है, देखो x की घात 2 है और 3 पद है, तो द्विघात त्रिपद कहा जाता है इस बहुपद को। ठीक है, क्या कहा जाता है, इस बहुपद को हम कहते हैं द्विघात त्रिपद। ठीक है, ये क्या है, इसके गुणनखंड, ये बहुपद, इसको कहेंगे बहुपद। ठीक है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक बहुपद है, क्या है, बहुपद है। इसको हमने हल करना है, तो सिंपल कैसे करेंगे इससे गुणनखंड, देखिए सिंपल हमने क्या करना है, पहले लिख लेना है, क्या लिखना है, फंक्शन जो भी आपका बहुपद दिया, एक्स की घात 2 माइनस 3x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4। अब ये तो बहुपद था, बराबर जीरो कर दिया, अब ये द्विघात समीकरण हो गई। ये क्या बन गई, जैसे हमने बराबर जीरो किया तो ये समीकरण बन गई, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या हो गई ये हमारी द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जब था, देखो यहाँ पे बराबर जीरो नहीं है तो ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, बहुपद है। और जब बहुपद को हमने समीकरण में बदलना होता है तो बराबर जीरो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, बराबर जीरो लिख देते हैं उसके आगे। तो ये हमारा जो बना, ये क्या है, समीकरण। ठीक है, आपने कई बार किताब पढ़ा होगा, समीकरण एक समीकरण दो करके करते हैं ना हल, तो ये जब बराबर जीरो कर देते हैं हम उसको, तो ये क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है। अगर ऐसे पढ़ोगे आप सिंपल, तो ये बहुपद है जब बराबर जीरो नहीं है, तो बहुपद को हमने पहले समीकरण में कन्वर्ट किया। अब हमने क्या करना है भैया, हमें ये इस पद को ध्यान में रखना है, इसके गुणनखंड करेंगे किसके, चार के, जो भी लास्ट पद है, इसका जो व्यापक समीकरण मैं लिख दे रहा हूँ साथ में। ठीक है, एक मिनट बार बार हिल जा रहा है, चलो कोई नहीं। तो देखो, इसके जो व्यापक समीकरण किसके, 3x² माइनस 4 है, ये है ना, ये द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, ये द्विघात बहुपद समीकरण है। ठीक है, ये व्यापक रूप है, यह मानक रूप कहते हैं इसे, व्यापक या मानक। ठीक है, मानक लिख देता हूं, मानक रूप। ठीक है, ये क्या है, व्यापक या मानक रूप है, समझ में आया। जो ये समीकरण दिए गए, इसका जो व्यापक रूप है, जो मूल कह सकते हैं, ठीक है, मेन मापक रूप कहते हैं, मानक रूप कहा जाता है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, अब इसमें मैं समझा देता हूँ क्या क्या होता है। मैं ए, ये क्या है, ए बी सी। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों है अचर, क्या कहते हैं, अचर पद। ठीक है, ये अचर है, क्या है, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे, चलो मैं इसको कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। ए तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, हाँ, यहाँ पे बी, ठीक है, ये क्या है, बी हमारा, और ये हमारा सी। ये तीनों है तो क्या, ये चर और अचर जानते हैं आप, चर किसको कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, अचर होते हैं वो। और ये जो पद है इसको कहते हैं अचर पद। क्या होता है ये, अचर पद, अचर पद। और ये एक्स का गुणांक है तो अचर, लेकिन इसको कहते हैं गुणांक, किसका, गुणांक एक्स का। चीज़ों को समझते हुए जाइए ध्यान से, कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, और ये क्या है, ए क्या होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये भी क्या है, गुणांक है, लेकिन किसका, x² का गुणांक, इसका x² का। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। ए क्या है, x² का गुणांक, बी क्या है, x का गुणांक, और सी को क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम, मैं इसको हटा के अब चलता हूँ फॉर्मूले में। ठीक है, इसको मैं साइड में कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए सभी सवाल, ये मैंने साइड में कर दिया। ठीक है, मानक रूप समझ में आ चुका है आपको, अब कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप अगर पहली बार भी इस एक्सरसाइज को देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो भी आपको पूरा क्लियर करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी एक्सरसाइज आप बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे इसके बाद।
अब क्या करना है, सिंपल देखो 3x²। अब यहाँ पे पहले मैं समझा दूँ आपको क्या क्या है। देखो 3x², x² मतलब ये a है, 3 क्या है, ये a की जगह है। x², इसके आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब जो ये माइनस है, -1 कहेंगे इसको हम, ठीक है। -1 क्या है, b की जगह है, और ये क्या है, -4 किसी जगह है, c की जगह है, ठीक है। ध्यान देना, a की जगह क्या है, ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको गुणनखंड के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन समीकरण द्विघात त्रिपद को समझने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा, उसका जब क्वेश्चन हल करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा पूरा कैसे आपने क्वेश्चन हल करना है। लेकिन चीज़ें आपको समझ में आएगी तो कैसा भी सवाल आपके सामने आ जाए आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ए की जगह क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, ठीक है। फिर बी की जगह कितना आया भैया, एक्स के सामने क्या है, -1, क्योंकि एक दिखता नहीं है, एक गुणा में है, ठीक है। एक्स को हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक तो रहेगा तभी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स का पद नहीं होता तो 0 लेते। फिर कॉमा, सी का मान कितना आएगा भाई, सी का मान हमारा आ जाएगा -4, ठीक है। ये हमारे ए बी और सी के मान आ गए, क्लियर हो चुका है। कोई डाउट, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। ये हमने क्या करा, ए बी सी के मान, ये तीनों क्या है, गुणनखंड है। x² का गुणांक क्या है, x² का जो गुणांक है, ये x² है, हाँ इसका इसको रुको, हाँ x² है। x² का गुणांक क्या है, 3 है यहाँ पर, ठीक है। x² का गुणांक कितना है, 3 है। x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक -1 और अचर पद -4 है, ठीक है, हमने लिख दिया। चलो, अब इतना समझ में आ चुका है। अब इसकी ज़रूरत हमें वैसे भी फिलहाल उतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, समझ में आ चुका है आप लोगों को। इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, क्यों कराया था, समझ में आ चुका है आपको, मैं इसको अभी साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को करना है इस सवाल को हल, ठीक है। सवाल क्या है, 3x² - x - 4 बराबर 0 है, इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। साफ साफ लिखा है गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसके फैक्टर करो, इसके क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के ये आना चाहिए, मतलब 4 का गुणनखंड करके b आना चाहिए। सी है, ये b है यहाँ पर, इसके जो है, तो यहाँ पे तो 1 है माइनस का। अब भैया 4 के गुणनखंड करके आप 4 के टुकड़े करो तो 2 गुणा 2 बनेंगे, मैं दिखा देता हूँ। 2 गुणा 2 बराबर 4, या तो ऐसा सकता है, या 4 गुणा 1 बराबर 4, यही हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए -1, ये तो 4 आ रहा है भाई, माइनस भी कर लेते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो 4 आ रहा है, तो इससे तो काम बनेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छा आसान ऑप्शन है, इसके गुणांक से, x² के गुणांक से अचर पद की गुणा कर देंगे। अचर पद क्या है, 4 है, और x² गुणांक कितना है, 3 है। तो 4 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब 12 का, इस 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 और 3 आएगा ही उसमें, ठीक है। अब 4 में से 3 घटा दो, 4 - 3 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, देखो। अरे इतना तो आता ही है आपको, बिल्कुल बताइए, 1 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, 1 आ गया भैया, 1 तो हमारा आ गया, सिंपल। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है, तो ये आ गया बस। अब हमने करना क्या है भाई, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब इसको हटा दो। अगर इसके देखो, ध्यान दो, अगर ये अचर पद के फैक्टर करने से, अभाज्य गुणनखंड करने से, ये यहाँ पे वाली संख्या आ रही, बी का मान आ जा रहा है, तब तो आपने सिर्फ इसी का करना। अगर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना, सिंपल इसकी गुणा x² के गुणांक a से करनी, मतलब c की गुणा a से करनी। मैंने बताया ना, c की गुणा a से करनी है। अगर इससे ये आ जा रहा है तब तो ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में नहीं आ रहा तो इसकी गुणा इससे करनी, तब आ जाएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो ये करना है आपने बस। अब क्या करना है, 4 - 3, तो हमने क्या करा, सिंपल 3x² ऐसे लिखा, माइनस, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था भैया, मैंने कहा ब्रैकेट में 4 - 3 इंटू एक्स -4 बराबर 0। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कमेंट करो। अगर नहीं है डाउट तो कमेंट करो, थम्स अप। और डाउट है तो डाउट बताओ कि हाँ सर यहाँ पे कम डाउट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपने क्या करना है, वैसे नहीं होगा पूरा 100%, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने क्या करा, 3x² को सेम लिखा, एक्स को मैंने अभी बताया था कैसे करा मैंने, इसकी गुणा 4 की गुणा 3 से करी, 4 3 12, 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 एकम 3, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचता है, तो वही मैंने किया, 4 में से 3 घटाया, 1 बचेगा, हमें 1 चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। 3x² माइनस 4 में से, आप देखो 4 गुणा हो जाएगी सबकी, 4 की माइनस क्या कहते हैं, -4, 4 की गुणा माइनस से होगी तो -4 हो जाएगा, और x से होगी तो -4x हो जाएगा, -4x ब्रैकेट खोल लें हम, ठीक है। और फिर माइनस की 3 से होगी, माइनस की -3 से होगी तो माइनस माइनस प्लस होता है, आप जानते हो। 3 की x में होगी तो 3x हो जाएगा, और ये -4 था, -4 ऐसे ही रहेगा बराबर 0। अब देखो इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको 1 मिनट कलर चेंज करेंगे, चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखो
ये एक संख्या हो गई, ये एक हो गई, इनमें से इनके पेयर बना लिए हमने, ठीक है, दो दो के पेयर। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन आ सकती है उसको कॉमन ले लेंगे हम, सिंपल। क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ पर भी आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है यहाँ पे भी आपका एक्स है, देखो दोनों में एक्स है। अगर कोई और संख्या होती, तीन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे तीन या छः होता तो हम तीन भी ले सकते थे, ठीक है, मतलब गुणनखंड में होता, तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल, तीन और चार में तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो एक्स है तो सिंपल एक्स कॉमन ले लिया हमने। क्या लिया हमने कॉमन, हमने लिया एक्स कॉमन, ठीक है। एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लिया तो कॉमन का ना उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने एक्स कॉमन लिया, एक्स से एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर को भाग देंगे तो एक्स से एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग दिया तो कितना बचेगा, थ्री एक्स, तीन तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा एक बार, तो एक एक्स बचेगा अंदर, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे एक्स से एक्स काटा तो कितना बचा, चार बचा। चलिए भाई, हो गया काम। इसके बाद देखो आगे क्या था, आगे था हमारा प्लस, तो भैया सिंपल आंख बंद करके प्लस लगा दीजिए, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे थ्री एक्स और माइनस चार, कुछ नहीं हो रहा है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, भैया कुछ नहीं है, तो भैया सिंपल क्या लिखोगे, वन लिख दोगे। क्यों, वन तो हो गई ना, एक से गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल जैसा थ्री एक्स लिखा है ऐसे लिख देंगे, माइनस का चार, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है तो इसलिए, कॉमन होता तो कॉमन लेते हैं, बराबर जीरो। अब हमारे पास क्या आया, देखो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, देखो अगर सेम आ रहा तो हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, हम सही डायरेक्शन में है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अगर क्या, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, ध्यान देना, सेम का मतलब थ्री एक्स माइनस फोर, थ्री एक्स माइनस फोर, आपका अगर सवाल चेंज होता है तो ब्रैकेट भी चेंज होगा, ये नहीं कि यही लेके आ रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल बदलेगा, संख्या बदलेगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट, ये सब चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन क्या मेथड नहीं बदलेगा। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा क्या विधि पे ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेल में लेके चल रहा हूँ। एक्स बराबर कितना, थ्री एक्स माइनस फोर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसमें अब ये एक संख्या हो गई हमारी और एक संख्या ये हो गई प्लस के बाद वाली, मैं इसमें भी तो कुछ कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। क्या लिया जा रहा है, देखो ये देखो, थ्री एक्स माइनस फोर यहाँ भी है, थ्री एक्स माइनस फोर यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेते हैं आपको पता है, हम लेंगे थ्री एक्स माइनस फोर, कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट बंद। अब जो बचा वो लिख दिया हमने, ए एक्स बचा प्लस वन, ये भी है, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट बराबर जीरो था ही, जीरो लिख दिया। अब क्या होगा भाई, सिंपल इस ब्रैकेट को बराबर जीरो रख देंगे, फिर इस ब्रैकेट को बराबर जीरो रख दो, ठीक है। तो कर देते हैं काम, क्या हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, ठीक है। थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, तो इसको सॉल्व कर लो पहले, यहीं कर लेता हूँ। देखो क्या होगा, एक्स माइनस का है तो इधर, माइनस का फोर है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, थ्री एक्स बराबर चार, यही होगा। अब ये तीन गुणा में है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, चार बटे में आ जाएगा तीन, तो क्या हो जाएगा, चार बटे तीन, तो एक्स का एक मान तो हमारा चार बटे तीन आ गया। अब दूसरा मान देखो क्या है, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है, एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, ध्यान देना, एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन, बराबर किस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक्स का मान कितना आ गया, देखो दो मान आ गए हमारे पास एक्स के, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स के हमारे पास कितने मान आ गए, दो मान आ गए, एक तो ये आ गया, एक ही आ गया, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं है ना। चलिए, अब कोई डाउट परेशानी नहीं है, तो अब क्या है, हमारे एक्स के दो मान आ गए, इन दोनों मानों को क्या कहा जाता है, ध्यान दो, ये मान जो आया एक्स का और ये जो मान आया, इनको कहा जाता है मूल, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कहलाएंगे हमारे मूल, किसके समीकरण के मूल, बहुपद के शून्य क्या मूल कहलाते हैं, ठीक है, मूल या मूल या शून्य, ठीक है। अर्थात मतलब क्या है भैया, मूल या शून्य का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। एक्स का ये जो मान आया है, ठीक है, एक्स का जो भी ये मान आया, हम दोनों मानों को एक एक करके रखेंगे। अगर हम इस मान को यहाँ रखेंगे किसमें, समीकरण में, एक्स की जगह, ठीक है, तो ये समीकरण किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शून्य या मूल कहा जाता है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल बताइए, तो मूल क्या है, यही आपके क्या है, मूल है समीकरण के, ठीक है। ये क्या है, समीकरण के मूल या गुणनखंड के, बहुपद के मूल और शून्यक है, ठीक है, बहुपद के मूल और शून्यक है, तो यही हमारा क्या हो गया, सॉरी एक मिनट,
तो अब देखो आप समझ गए ये, तो हमारा जो आंसर आया वो यही आ गया। एक्स बराबर कितना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, एक्स बराबर कितना -1, 4/3। ठीक है, ये दो मान आ गए हमारे एक्स के। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ वीडियो लगभग 40 मिनट की हो चुकी है, तो मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको इससे आगे क्वेश्चन की मिल जाएगी। टोटल 4 वीडियो बनाने की सोच रखी है हमने, और उसमें से कई वीडियो बना चुके हैं हम। अगर आपको इससे आगे वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो पे आपको प्यार देना होगा, लाइक करना होगा वीडियो को। जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तभी आपके डिमांड पर, ये कहते हैं क्लास 9th के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं क्या करूँगा, वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।